मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमारी बातें जो चल रही थी दोस्तों, वो अणु और परमाणु पर चल रही थी, याद रखिएगा, अणु और परमाणु पर चल रही थी और हमने मोस्टली इसकी बातें कर ली थी। अब हम कर रहे हैं परमाणु के मौलिक कण। तो हम परमाणु के मौलिक कणों पर चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चर्चा करेंगे कि खोज कैसे हुई। तो परमाणु के मौलिक कण, और परमाणु में आपको पता है कि 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, 3 मौलिक कण। चलिए, आवाज आ रही सभी लोगों को? चलिए, तो बातें कर रहे हैं हम आपके परमाणु के मौलिक कणों पर। 3 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे हुई, इन पर आवेश क्या होता है, इनका द्रव्यमान। नमस्ते नमस्ते सुबोध। चलिए, हम बातें स्टार्ट कर रहे हैं आपके मौलिक कणों की। तो विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक थे, विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक थे। और विलियम क्रुक्स जो थे, ये प्रयोग करे थे, एक्सपेरिमेंट करे थे, विसर्जन नली प्रयोग, विसर्जन नली प्रयोग। एक इन्होंने नली ली थी, ट्यूब ली थी, याद रखिएगा, और उस ट्यूब पर उन्होंने गैस भरकर दाब बहुत कम कर दिया, उस गैस, उस नली के अंदर दाब बहुत कम कर दिया और ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दी, और इसमें प्रयोग कर रहे थे आपके विलियम क्रुक्स। देखना कैसे प्रयोग चल रहा था इनका। इन्होंने विसर्जन नली का इस प्रकार की ट्यूब ली थी, ये ट्यूब ली थी इस प्रकार की, ये ट्यूब थी, और इस ट्यूब के ऊपर उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्यूब को यहाँ पर उन्होंने एक वैक्यूम प्रेशर लगा दिया था, यहाँ पर एक वैक्यूम लगा दिया था, वैक्यूम पंप लगा दिया था, ताकि इसमें से जो गैस भरी हुई उस गैस को बाहर निकालकर दाब को कम किया जा सके। ये विसर्जन नलिका थी, इसमें यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, जिसमें से इस गैस में से जब चाहे इस नली से गैस बाहर निकाल दे, अगर गैस बाहर निकलेगी इसमें तो दाब कम हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, और इस इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया, किसी विद्युत धारा के स्रोत से इसको जोड़ दिया, इस प्रकार किसी विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया। जब इस प्रकार का सिग्नल आता है, बैटरी का सिग्नल होता है, याद रखिएगा। इसमें छोटी डंडी होती है, वो आपकी माइनस होती है, और बड़ी डंडी जो होती है वो प्लस होती है, और इस प्रकार इस पर यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार इसको जोड़ दिया, एक विद्युत धारा के स्रोत से, और कुछ वोल्ट का विभवांतर पैदा किया इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, विभव का अंतर कर दिया। जो इलेक्ट्रोड आपका ऋण प्लेट ऋण चार्ज जुड़ा हुआ था, इसको उन्होंने बोला कैथोड, जो कैथोड आपका नेगेटिव होता है, इसको कैथोड बोल दिया, और जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था इसको उन्होंने एनोड बोल दिया। तो ये एनोड था, ये एनोड था, ये एनोड था, और ये आपका कैथोड था। ये थी आपकी विसर्जन नलिका, जिसमें गैस भरी हुई थी, और इस गैस पर, इस विसर्जन नली के अंदर गैस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक पंप लगाया हुआ था, वैक्यूम पंप था, इसमें से गैस को बाहर निकाल देते हैं। जैसे गैस बाहर निकलेगी, याद रखिएगा, जैसे गैस बाहर निकलेगी इसमें दाब कम होगा, और वोल्ट का बहुत ज्यादा दाब लगभग कर दिया 10 की पावर -3 mmHg के बराबर। इतना कम प्रेशर, हमारा जो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको 1000 गुना कम प्रेशर कर दिया, उसमें 10 की पावर -3 का मतलब होता है एक एटमॉस्फेयर का 1000 गुना कम दाब कर दिया इस विसर्जन नलिका में, इतना कम दाब कर दिया। साथ में यहाँ पर याद रखिएगा, साथ में यहाँ पर 10,000 वोल्ट का विभव पैदा कर दिया दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। और इन्होंने देखा, अब ये एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने, और इसी प्रयोग को बाद में आपके थॉमसन साहब भी इसी प्रयोग को कर रहे थे, इसी प्रयोग। तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड होता है, जो कैथोड होता है, इस कैथोड से कुछ किरणें निकलती है, कुछ किरणें निकलती हैं, एनोड से किरणें निकलती हैं, ये इस प्रकार की एनोड से किरणें निकल रही हैं, और ये एनोड की तरफ गति करती है। कैथोड से निकलकर कहां जाती है, एनोड पर जाती है, और इनको देखने के लिए यहाँ पर इसके पीछे जिंक सल्फाइड का एक स्फूर्तित पदार्थ, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। ये जिंक सल्फाइड स्फूर्तित पदार्थ होता है, जिस पर कोई ऊर्जा वाले कण टकराते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिकृति चमक उत्पन्न होती है। तो ये स्फूर्तित पदार्थ यहाँ पर उन्होंने इसकी पता लगा दिया। तो विलियम क्रुक्स प्रयोग कर रहे थे। थॉमसन साहब ने जब देखा कि कुछ ऐसे किरणें जो होती है, वो कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव जुड़ा हुआ था, और इधर वाला इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव जुड़ा था, ये एनोड था, कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है, और जाकर जब किरणें टकराती हैं आपके इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर, तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती है, और जब इस स्फूर्तित पदार्थ पर गिरती है तो यहाँ पर चमक पैदा करती है। तो थॉमसन साहब ने कहा कि ये जो किरणें निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, तो इनको कैथोड किरणें कहते हैं, इनको कैथोड किरणें कहते हैं यार, क्योंकि ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। तो इनको थॉमसन साहब ने कहा कि कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, और ये जो है वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, याद रखना। और इन्हीं ऋणावेशित कणों को बाद में तुम्हारे थॉमसन साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार तुम्हारे मौलिक कण जिसके नाम है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज इसी विसर्जन नली का प्रयोग से तुम्हारे थॉमसन साहब ने कर दी। ये प्रयोग पहले कर रहे थे विलियम क्रुक्स साहब, बाद में थॉमसन साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो कैथोड किरणें, कैथोड से कुछ किरणें चलकर तुम्हारे एनोड के पीछे पर्दे पर गिरती हैं, जो कि कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनको कहा गया कैथोड किरणें। और ये किरणें जो होती है वो ऋणायनों से बनी होती है, ऋणावेशित आयनों से मिलकर बनी होती है। इसी को बाद में तुम्हारे थॉमसन साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो तुम्हारे थॉमसन साहब के द्वारा की गई थी, इसी विसर्जन नली का प्रयोग से की गई थी। तो अगर हम बात करें कैथोड किरणों की, ध्यान सुनना, तो सबसे पहले हम कैथोड किरणों की बात करें तो ये जो कैथोड किरणें होती है सीधी रेखा में चलती हैं। पहली बात, अगर कैथोड किरणों की विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें, कैथोड किरणों की विशेषताओं की बात करें तो ये सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, याद रखना, सीधी रेखा में चलती है। दूसरी बात, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि किससे मिलकर बनी हुई है, तो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरी बात, अगर हम इनकी करें आपके कैथोड किरणों की, तो अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित होती है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है तुम्हारी कैथोड किरणें। इसका मतलब है कि ये आयनों से मिलकर बनी है, प्रकार के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से अपनी दिशा से भटक जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपके कैथोड किरणों की, तो जो इस विसर्जन नलिका में गैस भरी हुई थी, जो भी गैस भरी हुई थी, उस गैस को आयनित कर देती है, गैस को आयनित कर देती है, और याद रखिएगा आयनित कर देती है। और इनके लिए जो E/m का मान होता है, E/m का मतलब होता है, E का मतलब होता है आवेश और m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो आवेश बटा जो द्रव्यमान का मान होता है, आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है वो हमेशा निश्चित होता है, आवेश और द्रव्यमान का जो मान होता है निश्चित होता है। चाहे इस विसर्जन नलिका में कोई सी भी गैस भर लो, हमेशा E/m का मान कैथोड किरणों के लिए सेम आता है। और इसी कैथोड किरणों को बाद में तुम्हारे थॉमसन साहब ने कहा कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं को बाद में आपके थॉमसन साहब ने कह दिया कि यही जो कैथोड किरणें हैं यही आपकी इलेक्ट्रॉन है, यही आपकी इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो थॉमसन साहब के द्वारा की गई थी विलियम क्रुक्स के प्रयोग, विसर्जन नलिका प्रयोग में। तो मैंने आपको बताया, ध्यान सुनिएगा, एक विसर्जन नलिका होती है, विसर्जन नलिका मतलब जिसमें ऐसी नलिका जिसमें दाब को गैस भरी होती है और उस गैस को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे जैसे गैस बाहर निकलेगी यहाँ का दाब कम होता चला जाएगा, और उन्होंने दाब कर दिया 10 की पावर -3 mmHg के बराबर। और दोनों इलेक्ट्रोड जो लिए हुए थे उन इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर पैदा कर दिया वो बहुत ज्यादा उच्च विभवांतर और कम दाब पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, याद रखिएगा, तो कैथोड से कुछ किरणें ऐसी किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे यहाँ पर एनोड की तरफ आती है, कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ आती है, और इसके पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा रखा हुआ था उस पर्दे से टकराती है, तो वहां चमक पैदा करती है जो कि कैथोड से निकलती है, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड किरणें। बिल्कुल इतना डीप नहीं, बिल्कुल इतना डीप नहीं करवा रहा हूं, नॉर्मल बातें करवा रहा हूं, नवीन आपसे
रही है, याद रखना हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इलेक्ट्रॉन की खोज तब हुई थी जब पहले कैथोड किरणों की खोज के साथ साथ ही इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई है। हम वही बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हम नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, और इससे बाहर आपका गारंटी रहा नवीन कुछ नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम बातें कर रहे थे कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो पुरानी 9वीं कक्षा की किताबें, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें लगती थी नवीन, उनमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है विसर्जन नलिका प्रयोग का। हम तो बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, पूरी जो राजस्थान बोर्ड की 2018-17 राजस्थान बोर्ड की किताब लगती थी एनसीईआरटी से पहले, उसमें आपका ये प्रयोग दिया हुआ है, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, परमाणु और परमाणु मौलिककरण में पढ़ने पड़ेंगे। चलिए बातें समझ में आ रही है नवीन, ये बताइए आपको बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान सी बातें, बहुत बड़ी बातें है नहीं इसमें, और मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस से नहीं रहा होता है तो लोगों को थोड़ी टफ लगती है साइंस। चलिए तो विशेषताएं क्या है कैथोड किरणों की, तो याद रखना पसना सत्य में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन असत्य, ये बात को याद रखनी है। तो ये जो किरणें होती है सीधी रेखा में गमन करती है, पहली बात। दूसरी, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और गैस को आयनित कर देती है, यानी जो विसर्जन नलिका में जो गैस भरी हुई थी उसको आयनित करने की क्षमता इन कैथोड किरणों में होती है। और इन कैथोड किरणों के लिए अगर हम ई बटा आवेश और द्रव्यमान का मान निकालें तो मान किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कोई सी भी गैस ले लीजिए आप इस विसर्जन नलिका में, इसका मान हमेशा निश्चित ही रहेगा। और इन्हीं ऋणावेशित कणों को बाद में आपके थॉमसन साहब ने कहा कि ये जो ऋणावेशित कण होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इसके बाद है एनोड किरणें। ये एनोड किरणें क्या है, ध्यान सुनिएगा। एनोड किरणें इनकी खोज कैसे हुई, तो आपको पता है गोल्डस्टीन साहब इसी विलियम क्रूक्स के प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे। गोल्डस्टीन साहब इसी विसर्जन नलिका प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे, और जब उसको आगे बढ़ा रहे थे तो ये तो विसर्जन नलिका थी, ये जो विसर्जन नलिका हम पढ़ रहे हैं अभी, इस प्रकार की विसर्जन नलिका थी। अच्छा, अब यहां पर उन्होंने वैक्यूम प्रेशर लगा दिया आपका, जिससे गैस के दाब को कम किया जा सकता था। वैक्यूम पंप लगा दिया गया, इसमें से गैस को बाहर निकालने, जैसे गैस बाहर निकलेगी यहां का दाब कम होगा, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए इधर, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए इधर। और अब की बार जो कैथोड लिया गया था, ये जो कैथोड लिया गया था ध्यान से देखिएगा, ये कैथोड छिद्रित था, छिद्रित कैथोड लिया गया था यहां पर, इस प्रकार इसमें छेद थे कैथोड के अंदर। और इस वाले को उन्होंने जोड़ दिया था बैटरी के ऋण हिस्से से, छोटा ऋण हिस्सा बड़ा पॉजिटिव वाला होता है, याद रखिएगा, बड़ा जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है। अच्छा, इस प्रकार इसको जोड़ा गया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और इस प्रकार इनको जोड़ दिया गया। अच्छा, अब इसके पीछे यहां पर भी आप स्फूर्तित पदार्थ का एक लेप किया गया, यहां पर एक लेप कर दिया गया ऐसे करके। ये जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, स्फूर्तित पदार्थ होता है, जिस पर कोई आवेशित कण आकर टकराएंगे तो यहां पर चमक पैदा होती है, जिंक सल्फाइड स्फूर्तित पदार्थ है। अच्छा, अब जब उन्होंने दाब कम कर दिया, कम दाब, उतना ही दाब कम किया, कम दाब, और उन्होंने विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है वो उच्च कर दिया, उच्च विभवांतर रखा, कितना रखा, 10,000 वोल्ट रखा, 10,000 वोल्ट रखा। तो तुम्हारे गोल्डस्टीन साहब इस प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे, गोल्डस्टीन साहब इस प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ ऐसे किरणें निकलती है, एनोड से कुछ किरणें निकलती है, ये एनोड था, ये एनोड था, और ये छिद्रित कैथोड था, ये छिद्रित कैथोड था, छिद्रित कैथोड था, और ये किरणें निकल रही थी, और ये यहां टकराकर, ये यहां इस प्रकार टकराकर चमक पैदा कर रही थी। चूंकि किरणें एनोड से निकल रही थी, चूंकि किरणें एनोड से निकल रही थी, इसलिए इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया, इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? जो लोग लाइव बैठकर बात बताइएगा समझ में आ रही है? तो ये किरणें एनोड से निकल रही थी, कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकरा रही थी, जिस वजह से यहां पर चमक पैदा हो रही थी। चूंकि किरणें एनोड से निकल रही थी, इसलिए इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। अब इन एनोड किरणों की विशेषताएं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन एनोड किरणों की विशेषताएं क्या है? ये भी सीधी रेखा में चलती है, विशेषता क्या है? सीधी रेखा में चलती है, ये सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, तभी तो छिद्रित कैथोड से ये पीछे पर्दे पर जाकर टकराती है, सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, दूसरी बात, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरी बात अगर हम करें तो गैस भरी, गैस जो गैस भरी हुई है ये गैस को आयनित कर देती है, ये भी गैस को आयनित कर देती है। और चौथी बात अगर हम करें तो इनके लिए जो ई बटा है, मतलब आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है, आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश बटा द्रव्यमान का मान याद रखिएगा, आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सी गैस ली है उस पर निर्भर करता है, याद रखना, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। वेरिएबल होता है, चेंज होता है, लेकिन याद रखना कैथोड किरणों के लिए ई बटा एन का मान हमेशा निश्चित होता है। बाद में गोल्डस्टीन साहब ने कहा चूंकि ये किरणें जो है वो एनोड से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इसलिए इन एनोड किरणों को, चूंकि धनायनों से बनी हुई थी, याद रखिएगा ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, और इन्हीं एनोड किरणों को बाद में आपके गोल्डस्टीन साहब ने कहा कि ये प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन है। तो इस प्रकार तुम्हारे प्रोटॉन की खोज हो जाती, इस आधार पर आपके प्रोटॉन की खोज हुई। तो परमाणु में 2 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज इस प्रकार होती है। तो आप लोगों की बात समझ में आई होगी कि विसर्जन नलिका प्रयोग के आधार पर थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और आपके गोल्डस्टीन साहब ने खोज कर दी आपके प्रोटॉन की। इसके बाद इनके आवेश क्या होते हैं, इसका मान कितना होता है, ये बातें कर रहे हैं। बाद में खोज होती है आपके न्यूट्रॉन की। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है। विभिन्न प्रकार के परमाणु के ऊपर सिद्धांत चल रहे थे, लोग उस पर बहुत प्रयोग कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान सुनिएगा, परमाणु पर अध्ययन चल रहा था, परमाणु का अध्ययन कर रहे थे लोग, और उन्होंने इस अध्ययन में देखा, परमाणु के अध्ययन में देखा गया कि जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है, परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। परमाणु का अध्ययन करते समय बहुत से वैज्ञानिकों को यह लगा, जब उन्होंने देखा कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा आता है, तो लोगों के दिमाग में बात आई कि भैया कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहे होगा। तो आपको पता है कि रदरफोर्ड का प्रयोग हमने किया था, रदरफोर्ड का अल्फा कंटीन्यूअस प्रयोग किया था। उसी प्रयोग के आधार पर बाद में चैडविक साहब आते हैं, चैडविक साहब 1932 की बात है, और चैडविक साहब ये कहते हैं, चैडविक साहब ये कहते हैं कि परमाणु के जो नाभिक होती है, परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें एक आवेशित नहीं, जिस एक ऐसा कण पाया जाता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, एक ऐसा कण पाया जाता है परमाणु की नाभिक में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और इसी आधार पर उस न्यूट्रल कण का नाम रखा गया न्यूट्रॉन, उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद बहुत से वैज्ञानिक परमाणुओं का अध्ययन कर रहे थे, तो उनको लगा कि जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। इसका मतलब परमाणु में कुछ ना कुछ और पाया जाता है। इसी प्रकार पता है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने कर दी थी 1912 के आसपास।
और रदरफोर्ड साहब ने जब इसकी खोज कर दी थी तो रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि कुछ तो पाया जाता है लेकिन मुझे नहीं पता क्या था। तो 1935 में जाकर चैडविक साहब ये सिद्ध करते हैं कि परमाणु की नाभिक में एक ऐसा कण पाया जाता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और उसी कण को बाद में आपके चैडविक साहब ने कहा कि चूंकि वो न्यूट्रल है, उसी न्यूट्रल के आधार पर इसका नाम रखा गया आपका न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो परमाणु में 3 मॉलिक्यूल है, परमाणु में 3 मॉलिक्यूल है जिनमें आता है पहला इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, परमाणु के मॉलिक्यूल में पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, ये है मॉलिक्यूल, ध्यान सुनिएगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है इसमें प्रोटॉन। ये मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन रहा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 है। अच्छा, मॉलिक्यूल हो गए। अगर खोज की बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन या थॉमसन ने, इनकी खोज टॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की है। और जो न्यूट्रॉन थी इसकी खोज चैडविक साहब, सबसे बाद में चैडविक साहब इसकी खोज की थी। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें आवेश की प्रकृति की बात करें, नेचर कैसी होती है, प्रकृति की, इसकी नेचर कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव धनात्मक होती है, प्रोटॉन की धनात्मक होती है और इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये निरावेशित होती है। न्यूट्रल होता है, इस पर कोई जीरो आवेश होता है, या इसकी कोई प्रकृति नहीं है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए, इसके बाद आवेश का मान और आवेश का जो मान था वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलिकन ने निकाला था। मिलिकन नाम के वैज्ञानिक थे, मिलिकन साहब ने इसका तेल गुण प्रयोग किया था, उस आधार पर इसका मान निकाला गया और इसका मान आया 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है जो इसके आगे माइनस लगा होता है, माइनस नहीं है याद रखना, माइनस केवल इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ही बताता है। वास्तविकता में इसका मान जो होता है वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। इसके पीछे माइनस लगा है तो ये केवल इसकी प्रकृति को ही दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव चार्ज वाली होती है, प्रोटॉन का आवेश होता है, इस पर प्लस लगा होता है, इसका मतलब प्लस की प्रकृति है। 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। और अगर हम बात करें तो इस पर कोई आवेश, शून्य आवेश होता है। अगर हम बात करें इसके भार की यानी द्रव्यमान की बात करें, इनके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। और अगर बात करें प्रोटॉन की तो इसका होता है 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये किलोग्राम में होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, थोड़ा सा ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा होता है, तो इसका मान भी 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। तो परमाणु में ये 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बाद में जब रिसर्च होती चली गई तो परमाणु में और भी बहुत सारे मौलिक कण देखे गए, हम उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो आपको पता लगा होगा कि 3 मौलिक कण परमाणु में पाए जाते हैं और इनकी खोज किस प्रकार की गई। पहले कैथोड की खोज होती है, उसके बाद एनोड की खोज होती है, विलियम क्रोक्स का प्रयोग होता है, उसी प्रयोग को आधार मानकर आपके थॉमसन साहब प्रयोग करते हैं और आपके गोल्डस्टीन साहब ये प्रयोग करते हुए इन चीजों की खोज कर देते हैं। तो परमाणु में सबसे भारी कण की बात करें तो याद रखिएगा सबसे भारी कण, परमाणु में सबसे भारी कण जो होता है, परमाणु में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कण जो होता है वो आपका न्यूट्रॉन होता है। एक खास बात और सुनिएगा, ये जो न्यूट्रॉन, जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, याद रखना न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम, मोस्टली जो इस प्रकार के हाइड्रोजन मिलता है प्रोटियम के रूप में मिलता है और उस नाभिक में, हाइड्रोजन की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये 3 मौलिक कण थे। इसके अलावा और भी परमाणु में कुछ कण पाए जाते हैं, तो कुछ और मौलिक कणों की हम चर्चा यहां कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कुछ और मौलिक जो अस्थायी होते हैं, कुछ और मौलिक जो अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। और इनकी खोज किसने की, और इन पर आवेश का मान क्या होता है। ध्यान सुनिए, आवेश की प्रकृति देख लेते हैं हम, आवेश की प्रकृति देख लेंगे हम यहां पर। चलिए, तो एक खोज की गई थी मेसोन की। तो परमाणु में एक और कण पाया जाता है नाभिक में जिसका नाम होता है मेसोन, और इस मेसोन की खोज थी युकावा ने। अगर आपसे पूछे कि मेसोन की खोज किसने की, युकावा ने की थी, याद रखिएगा। और ये जो आपका मेसोन होता है, याद रखिएगा, ये जो आपका मेसोन होता है युकावा ने की थी, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर जीरो भी आवेश होता है, उस पर नेगेटिव आवेश भी पाया जाता है। तो बात समझ में आई। परमाणु में एक और मौलिक कण खोजा गया बाद में जिसका नाम मेसोन। इसके बाद है तुम्हारा एंटी प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का उल्टा होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एंटी प्रोटॉन पर जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखिएगा। एंटी प्रोटॉन हो गया। और इस पर की खोज की थी सेंग्रेनी, इसकी खोज की थी सेंग्रेनी, एंटी प्रोटॉन की खोज की थी सेंग्रेनी। इसके बाद तीसरे कण की अगर बात करें तो इसमें न्यूट्रिनो आ जाता है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, न्यूट्रिनो। और जो न्यूट्रिनो होता है इसकी खोज पॉलिंग ने की है, और इस पर जीरो आवेश होता है, शून्य आवेश होता है। इसके बाद पॉजिट्रॉन, एक कण होता है पॉजिट्रॉन, इसकी खोज की थी एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये 4 कण ऐसे हैं जो तुम्हारे नाभिक में, परमाणु में अन्य मौलिक कण भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मौलिक कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जो मौलिक कण पढ़ रहे हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो स्थायी मौलिक कण होते हैं। बिल्कुल सर, सेंटेंस पूरे लिखिए जो सुनो। हाँ, कुछ मुझे, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप उसमें जो भाषा बोल रहा हूं उसको देखकर आप आराम से उतार सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसी चीज को देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है, याद रखना। तो ये जो 3 कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ये जो 4 कण पढ़ रहे हैं वो अस्थायी होते हैं, बिल्कुल। हम पूरा लिख देंगे आपको। चलिए, बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक बातें तुम लोगों को आती होगी, मुझे ये उम्मीद है। इतनी तो बातें आपको हल्की फुल्की आती होगी। तो परमाणु में 3 मौलिक कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और याद रखिएगा सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद जब परमाणु का अध्ययन चलता रहा तो कुछ और कणों की खोज हुई जो सब अस्थायी थे, अस्थायी कण नहीं थे। मेसोन, इसकी खोज युकावा ने की है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जीरो आवेश भी होता है, तीनों प्रकार के मेसोन होते हैं, याद रखिएगा। एंटी प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का उल्टा होता है, खोज सेंग्रेन की है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रिनो की बात करें खोज पॉलिंग ने की है, न्यूट्रिनो इस पर आवेश जीरो होता है। पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इसकी खोज एंडरसन ने, और इस पर भी प्लस चार्ज होता है। तो ये परमाणु के ये मौलिक कण, मैं लिख देता हूं यहां, ये मौलिक कण अस्थायी होते हैं, ये मौलिक कण अस्थायी होते हैं। बाकी जो 3 हम पढ़ कर आए हैं वो आपके स्थायी हैं, याद रखिएगा। तो ये थे आपके परमाणु में मौलिक कण, ये परमाणु के मौलिक कण थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तीनों कण किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार की खोज समझ में आया होगा। चलिए, अब हम बातें करते हैं यहां पर परमाणु पर और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, किसी कक्षा के आधार पर बातें करते हैं कि आयन क्या होते हैं या मूलक क्या होते हैं। आयन क्या है और रेडिकल्स क्या होते हैं, मूलक क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आयन क्या है।
परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिन पर एक निश्चित आवेश होता है, वो तुम्हारे आयन या मूलक कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर एक निश्चित आवेश होता है। मैं लिख देता हूं, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह है, समूह है जिन पर निश्चित आवेश होता है, जिन पर निश्चित आवेश होता है, निश्चित आवेश होता है, परमाणु कहलाते हैं, सॉरी आयन कहलाते हैं। आवेश होता है, आयन या मूलक कहलाते हैं, आयन या मूलक कहलाते हैं। सुनिएगा बातों को आराम से। जिन पर निश्चित आवेश होता है, परमाणु या परमाणु का समूह जिन पर निश्चित आवेश होता है, वो आपके मूलक या आयन कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर, या हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, जैसे हाइड्रोजन प्लस हो गया, सोडियम पर प्लस चार्ज हो गया, मैग्नीशियम पर 2 प्लस आ गया, एल्यूमिनियम 2 प्लस, याद रखिएगा एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, इस पर 3 प्लस आ गया। जैसे आपका क्लोराइड है तो माइनस आ गया, जैसे फ्लोराइड है तो माइनस आ गया, परमाणु हो गए, परमाणु हो गए। और परमाणु का समूह ध्यान रखना, जैसे कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस कार्बोनेट हो गया, जैसे आपका NO3 नाइट्रेट, ये माइनस हो गया। तो परमाणु का समूह जिन पर एक निश्चित आवेश होता है, जिन पर एक निश्चित आवेश होता है, वो आपके आयन कहलाते हैं या मूलक कहलाते हैं। बात अब यहां ये आती है कि परमाणुओं पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं। मैं ये समझा रहा हूं, याद रखिएगा कि परमाणु पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं। ध्यान सुनिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे आते हैं। सुनिए आराम से बातों, देखना कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सोडियम लेता हूं, सोडियम का प्रतीक होता है Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 23। ये बातें पढ़ चुके, याद रखना, उम्मीद करता हूं ये चीज तुम्हें आती होगी, मैं बता चुका हूं। ये किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। Na यहां पर इसका प्रतीक है सोडियम का, नीचे पेरो जो चीज लगी हुई है उसका परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर जो चीज लगी हुई है वो उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है। अब सुनना बातों आराम से। परमाणु क्रमांक को लिखते हैं Z से, तो Z इसका 11 है, Z इसका याद रखिएगा 11 है, Z इसका 11 है। परमाणु क्रमांक 11 इसलिए है, याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 11 इसलिए है क्योंकि इसके नाभिक में बैठे हुए प्रोटॉनों की संख्या 11 है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में बैठे हुए प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होता है। अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन जितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 11 होती है। और अगर मैं यहां कहूं कि अगर न्यूट्रॉन निकालने हो तो ये द्रव्यमान संख्या में से इन चीजों को माइनस कर देते हैं, तो 23 में से 11 गए, पीछे बचे 12, तो सोडियम की नाभिक में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है। तो ये बात है। अब सुनो, किसी परमाणु में यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो वो एक उदासीन परमाणु होता है, तो वो एक उदासीन परमाणु होता है। और उदासीन परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, याद रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो फिर ये आवेश कैसे आए, सुनिए बात को आराम से। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो ये रहा तुम्हारा सोडियम का परमाणु, इसके नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। बाहर वाला भाग कक्षा कोष होते हैं, ये कक्षा कोष होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता, मैं बता चुका हूं। पहला कक्ष के होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। कोष या कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र बोर नियम 2n2, बोर नियम 2n2, यानी यहां कक्षा कोष की संख्या होती है। पहले कोष की अगर हम बात करें, पहले कोष की अगर हम बात करें 1 1 स्क्वायर 1 1 से 2 करें 2, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो 2 दूनी 4 और 2 रखें यहां, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। अब बताओ कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 11, कुल इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 पहले कक्ष में आ गए, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे में आएगा यहां 1। तो ये सोडियम की कहानी है। सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस के 11 है, प्लस के 11 है। इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है तो माइनस के 11 है, 11 प्लस के 11 माइनस के जाएगा, तो इस पर जो आवेश आएगा, जो आवेश आएगा वो 0 हो जाएगा, आवेश आएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए सोडियम का परमाणु उदासीन परमाणु है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समझना बात आराम से। अब अगर ये परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये इलेक्ट्रॉन से त्याग कर दिया, अब हमने सोडियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, याद रखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो अब अगर हम बात करें तो प्रोटॉन तो फिर भी उतने, नाभिक में प्रोटॉन अभी भी 11 है। इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से, अब पहले 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब माइनस के 10 बच गए। एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम ने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो प्रोटॉन तो नाभिक में अभी भी उतने ही है। लेकिन अगर हम बातें करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 10 रह गए हैं, तो प्लस के 11 में से माइनस के 10 जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर जो आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्या आप बात तो समझ पाए कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा। तो आप समझ पाए कि जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन वे होते हैं जब कोई परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, दाता बन जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो सुनिएगा बातों को आराम से। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, अब अगर हम बातें करें सुनिए आराम से, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। जैसे सुनिए आराम से, ये रहा प्रोटॉन 11 नाभिक में और इसमें न्यूट्रॉन बैठे हुए 12। ये बाहरी कोष है, पहला दूसरा और तीसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो प्रोटॉन भी 11 थे, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, इसलिए इस पर आवेश 0 था। अब हमने क्या किया कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अब आप उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने सोडियम परमाणु को दे दिया है बाहर से। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो देने के बाद प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, इसके बाद प्लस की संख्या 11 है अभी भी इनके पास। एक इलेक्ट्रॉन देने से अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, अब इसके पास 12 हो गए हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अब माइनस के 12 प्लस के 11 की वजह से इस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो याद रखिएगा जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकालेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो दाता बन जाएगा। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, वो ऋणी हो जाएगा और उस पर धनावेश आ जाता है। तो कोई परमाणु धनावेशित इसलिए हुआ, ध्यान सुनिएगा, कोई परमाणु धनावेशित इसलिए हुआ क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। मैं फिर भी कर रहा हूं, कोई परमाणु धनावेशित, कोई परमाणु अगर पसंद आएगा, ध्यान सुनिएगा। अब कोई भी परमाणु मैं लिख रहा हूं यहां पर, सुनिएगा, जब भी कोई परमाणु मैं नोट में लिख रहा हूं, जब भी कोई परमाणु धनावेशित होता है, परमाणु धनावेशित होता है, तो उसकी नाभिक उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, शॉर्ट में आप आराम से लिख सकते हैं। जब भी कोई परमाणु धनावेशित होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, और ये हम देख भी चुके हैं। जब भी किसी परमाणु पर पॉजिटिव आवेश आता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। क्लियर बात यहाँ पर? इसी प्रकार अगर हम बातें करें दूसरी बात लिखें, जब भी कोई परमाणु रणावेशित होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या, या मैं ये कहूं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉनों की संख्या से। और ये हम देख भी चुके हैं, याद रखिएगा, ये हम देख भी चुके हैं कि जब भी ऋणावेश आता है किसी परमाणु पर तो वो प्रोटॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दौड़न। चलिए, तो अब आपको पता लग गया कि सोडियम अगर सीधा है, इसका मतलब कोई आवेश नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यदि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा। और अगर मान लेते हैं सोडियम पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया है। तो आपको पता लग गया होगा कि किसी परमाणु पर आयन कैसे बनते हैं। और हमने सीखा है कि जो आयन होते हैं, जो तुम्हारे आयन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान सुना, आयनों के प्रकार या मूलकों के प्रकार। आयनों के या मूलकों के प्रकार। तो आयन या मूलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आयन या मूलक दो प्रकार के होते हैं। पहला धनायन, पहला तुम्हारा हो गया धनायन, या इसे धन मूलक कहते हैं, धन मूलक कहते हैं, इसे क्षारीय मूलक भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही क्षारीय मूलक कहते हैं। तो जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर, ध्यान सुनिएगा, परमाणुओं का समूह है जिस पर धनावेश होता है, धन आयन या धन मूलक कहलाते हैं। धन आयन या धन मूलक कहलाते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि धन आयन या धन मूलक क्या होते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। और धनावेश तब आएगा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे, अब सुनिएगा बात, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अगर ये एग्जांपल आपको याद होते हैं तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, आपके टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन पर होता है H+, सोडियम, प्रमुख धन मूलकों की चर्चा कर रहे हैं। सोडियम का होता है Na+, सोडियम के बाद हम बातें करते हैं पोटेशियम पर होता है A+। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज चल रहा, पोटेशियम के बाद सुनना सिल्वर अर्जेंटम, इसका होता है Ag+। सिल्वर के साथ साथ याद रखिएगा क्यूप्रस का होता है Cu+। इसी प्रकार अगर हम बात करें मर्क्यूरस का होता है Hg+। ओरम का होता है Au+। परमाणु का समूह जिस पर निश्चित आवेश है। इसी प्रकार मैग्नीशियम पर होता है Mg2+। कैल्शियम, याद करिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र बनाना सीखेंगे अभी हम। रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हम यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, सारे सूत्र सीखेंगे, याद रखना। और इसके लिए आपको ये मूलक आने चाहिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है Ca2+। इसी प्रकार हम बात करें जिंक का होता है Zn2+। इसी प्रकार क्यूप्रस होता है +1, क्यूप्रिक आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Cu2+। फेरस का हो तो Fe2+। पैरिक का हो जाएगा Fe3+। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले आप लोगों को सूत्र बनाने आने चाहिए। 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, याद रखना। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर निश्चित आवेश होता है, वो जो आवेश है यही उसकी संयोजकता होता है। पढ़ेंगे अभी आगे। चलिए, क्यूप्रिक हो गया, क्यूप्रस का बात करें Cu+ बनाएगा और क्यूप्रिक की +2 आएगा, फेरस का +2 आएगा, फेरिक का +3 आएगा, याद रखना। प्लम्बस ये याद रखिएगा, ये होता है Pb2+। एक होता है प्लम्बिक और प्लम्बिक का होता है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। और पढ़ने से आएगी, माउंटेन ड्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। प्लम्बिक +4 आएगा। इसी प्रकार आपका होगा मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक और मर्क्यूरिक का होता है Hg2+। ये आपको आने चाहिए। इसी प्रकार एक होता है अमोनियम आपका अमोनियम, और अमोनियम का होता है परमाणुओं का समूह है ये अमोनियम, और इस पर होता है +1। तो ये कुछ धन मूलक है, ये कुछ धन आयन है जो आपको आने चाहिए क्योंकि इन्हीं के बाद हम जब सूत्र बनाना सीखेंगे, यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे, तो ये चीजें आपको काम आएंगी। मैं फिर भी करना चाहता हूं, ध्यान सुनना। आयनों या मूलकों के प्रकार की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। पहला धन मूलक, इसी को हम धन आयन या धन मूलक जैसे क्षारीय मूलक भी कहते हैं। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनावेश होता है, धन आयन या धन मूलक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर +1, सोडियम का Na+1, पोटेशियम को K से लिखते हैं, इसको लेकिन भाषा में केलियम कहते हैं, तो K+1 आ गया। इसी प्रकार अगर बात करें सिल्वर का Ag+1, क्यूप्रस का Cu+1 और क्यूप्रिक का Cu2+ आएगा। मर्क्यूरस का होगा +1 और मर्क्यूरी का होगा 2+ में आएगा। ओरम ए सोने वाला है, ओरम सोना होता है, याद रखना। Au+1, सो गोल्ड भी लिख सकते हो, ओरम के साथ गोल्ड भी लिख लेना इसी को। चलिए, मैग्नीशियम का Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, जिंक का Zn+2 होगा, याद रखना। फेरस का Fe2+ और फेरिक का Fe3+। कुछ ऐसे आयन होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, याद रखना। तो ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। पढ़ेंगे थोड़ा सा, दिमाग पर जोर मत दीजिएगा। +2 में आएगा प्लम्बिक हो गया। अमोनियम, एक एल्यूमिनियम का होता है, याद रखना, एल्यूमिनियम। ये भी याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का होता है Al3+। ये एल्यूमिनियम, तो ये तो धन मूलक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको याद होंगे। इसी प्रकार अगला है आपका ऋण मूलक, या इसे ऋण आयन भी कहते हैं, ऋण आयन, और इसी को हम कहते हैं आपका अम्लीय मूलक। तो ध्यान से सुनिएगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिन पर ऋणावेश होता है, ऋण मूलक या ऋण आयन या ऋण मूलक कहलाते हैं, याद रखना, ऋण मूलक कहलाते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, याद रखना। जब भी ऋण मूलक बनेंगे पीछे आइड लगेगा,
दिमाग में ढालना, जब भी घनमूलक आएंगे पीछे आइड लग जाएगा शब्द के, जैसे ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड का होता है O2 माइनस, जैसे नाइट्राइड, नाइट्राइड N3 माइनस, जैसे फास्फाइड, फास्फाइड P3 माइनस, जैसे सल्फाइड, सल्फाइड S2 माइनस, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड Cl माइनस, जैसे फ्लोराइड F माइनस, जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड, आयोडाइड I माइनस, जैसे ब्रोमाइड, जिसके पीछे आइड लगा वो सब बनाए होते हैं, ब्रोमाइड, जैसे Br माइनस। ये तो हो गए परमाणु, परमाणु जिस पर निश्चित आवेश है, जिस पर निश्चित आवेश है, परमाणुओं का समूह लेते हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट है, ये आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, जैसे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, जैसे नाइट्रेट NO3 माइनस, जैसे सल्फेट, परमाणु का समूह है, देखो कार्बन ऑक्सीजन परमाणु का समूह है ये, सल्फेट SO4 2 माइनस, जैसे फास्फेट, फास्फेट PO4 3 माइनस है, 3 माइनस है याद रखें फॉस्फेट के लिए, जैसे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। तो ये आपके परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर निश्चित आवेश होता है, आपके मूलक कहलाते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धन मूलक यानी धन आयन भी कहते हैं, और रण मूलक या रण आयन, ये दो प्रकार के होते हैं, और इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ोगे तभी जब हम कल पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का सूत्र बनाना, तो ये आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। जैसे सूत्र बनाया जाएगा सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम का आपको पता है होता है प्लस, क्लोराइड का Cl माइनस, तो ये सूत्र इस प्रकार बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये तभी आएगा जब ये चीजें आप आराम से समझ सकोगे, पढ़ सकोगे, याद कर सकोगे। कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, याद रखना, इनको पढ़ना, इनको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया आपके दो प्रकार के मूलक, दो प्रकार के आयन, धन आयन और ऋण आयन। तो पीछे चलते हैं, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो परमाणु पर धनावेश आ जाता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, याद रखिएगा। अब देखो, कोई भी परमाणु धनावेशित होता है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, और जब भी कोई परमाणु ऋणावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम। एक बात यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो तुम्हारे धनायन होते हैं, जो तुम्हारे धनायन, अभी मूलक की कहानी थी, सुनिए आराम से। एक छोटा सी बात और है यहाँ पर, जो धनायन होते हैं, धनायन अपने उदासीन परमाणु से क्वेश्चन के रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अपने उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्यों? कक्षा 9 की किताब में लिखा पड़ा ये सारी बातें। दूसरा, एक जो ऋणायन होता है, ऋणायन होता है अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? कल हम इस पर चर्चा करेंगे, आप भी पढ़ना, आप भी पढ़ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी धनायन बनेगा प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कम, और जब भी ऋणायन बनेगा प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहां से दो प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धनायन अपने उदासीन परमाणु से, मैंने बताया उदासीन क्या होता है, धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, बात हम कर चुके हैं। तो धनायन अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों? और ऋणायन अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? ये दो बातें आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन के रूप में यहां लिख देता हूं, एक लिखता हूं मैं A प्लस, एक लिखता हूं मैं A, और एक लिखता हूं मैं A माइनस, A माइनस। और मैं आपसे पूछूं कि इनमें प्रोटॉन किसमें, इलेक्ट्रॉन किसमें, चलो ये कल ही बातें करेंगे, ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। दो प्रश्न देखना कि कैसे होता है, तो ये हम कल इस पर चर्चा करेंगे। मूलक आपको याद करने हैं, याद रखना, मूलक अगर आपको याद हो गए, धनायन अगर आपको याद हो रहे हैं, तो कल हम सूत्र बनाना और फिर कल हम रासायनिक अभिक्रियाओं पर चलेंगे। तो ये चीज आपको पढ़नी है। मिलते हैं कल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको थोड़ी समझ में आ रही है। जो लोग आर्ट के होते हैं उनके लिए साइंस बहुत टफ होती है, हम बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, और कल हम रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू करेंगे, याद रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं कल।